हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डी ब्लॉक के रिवीजन का पार्ट 4 स्टार्ट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में और जानेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। डी ब्लॉक चैप्टर में या आप जितने भी चैप्टर पढ़ते हो रिडॉक्स रिएक्शन में, पी ब्लॉक में, उसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या सिग्निफिकेंस है और किस तरीके से हमें ये बताता है कि कोई एलिमेंट कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या कोई एलिमेंट कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी चैप्टर के किसी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करें, हम आज के अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें बताता क्या है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें बताता है कि किसी एक्वस सॉल्यूशन में जो आयन प्रेजेंट है, जैसे आयरन 2+ या फिर कोबाल्ट 2+ या कोबाल्ट 3+, तो ये जो आयन्स हैं ये किसी एक्वस सॉल्यूशन में कितने स्टेबल हैं, उस चीज़ को हमें कौन बताता है? उस चीज़ को हमें बताता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या स्टेबिलिटी है उसको कौन बताता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट टेक्निक में नहीं जाएंगे, हम बेसिक चीज़ देखेंगे। अगर मेरे को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? वहाँ पे हम एक तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को देखते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कितना है, प्लस में हम चेक करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मान लो अगर कोई आयन है Cu2+ है, तो Cu2+ को मतलब Cu से Cu2+ जाने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी वो आयोनाइजेशन कितनी है। सेकंड, इस आयंस और वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उससे कितनी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है। ये तीनों चीज़ें मिलके किस चीज़ को डिसाइड करती हैं? एटोमाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल सकते हो। ये तीनों चीज़ें मिलके किसको डिसाइड करती हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। इन तीनों से हमें पता चलता है कि कोई भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों के सम की वजह से सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर की बात करें, डी ब्लॉक की बात करें, तो डी सीरीज में हम सबसे पहले क्या ट्रेंड पढ़ेंगे? डी ब्लॉक में जो हम सबसे पहला ट्रेंड पढ़ेंगे वो है मेटल का 2+ स्टेट से मेटल में जाना। ठीक है, यहाँ पे जो होता है उसमें वो प्रेजेंट है और स्लैश के बाद जो होता है उस स्टेट में वो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि किसी भी मेटल का जो रिडक्शन है, क्योंकि 2+ से 0 में जाने के लिए आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल की। देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड ड्यू टू इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए सबसे पहला ही पॉइंट लिखा गया है कि जब हम बात करते हैं मेटल 2+ से मेटल स्टेट में जाने की, तो उसका कोई हमें एक रेगुलर ट्रेंड नहीं देखने को मिलता। कैसा ट्रेंड देखने को मिलता है? इरेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है। एंड ये इरेगुलर ट्रेंड आता किस वजह से है? ये इरेगुलर ट्रेंड आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इरेगुलरिटीज की वजह से। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में इरेगुलरिटीज की वजह से ये जो बिहेवियर है वो आता है। साथ ही साथ सब्लिमेशन एनर्जी में भी चेंज आने से, सब्लिमेशन एनर्जी मतलब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी मतलब सीधा सॉलिड से गैसेस स्टेट में ले जाने के लिए, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में ले जाने के लिए जो आप एनर्जी दोगे उसको हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन एनर्जी। तो सब्लिमेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पे, क्योंकि अगर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होगा तो सब्लिमेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये फैक्टर क्या करते हैं? इरेगुलर ट्रेंड दिखाते हैं। इसी वजह से जो रिडक्शन का ट्रेंड है वो भी कैसा है? इरेगुलर है। अगर हम बात करें
तो जितने भी मेटल हमारे हैं डी ब्लॉक सीरीज में, जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज में कोई भी एलिमेंट, चाहे वो स्कैंडियम हो, टाइटेनियम हो, वेनेडियम हो, सबकी जो वैल्यू है मेटल 2+ से मेटल 0 फॉर्म करने की, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की, वो नेगेटिव होती है। वो नेगेटिव होती है एक्सेप्ट कॉपर। किसको छोड़ के? कॉपर को छोड़ के। कॉपर के लिए ये जो वैल्यू होती है ये पॉजिटिव होती है। अब इस पॉजिटिव वैल्यू से, नेगेटिव वैल्यू से हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं और कैसे हम बता सकते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? अब इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कॉपर 2+ से कॉपर में जाने का, वो क्या है? पॉजिटिव है। अब आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा है इसी 12th में, उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो डेल्टा जी होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है माइनस में NF नोड के, ठीक है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। अगर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर आपका ई नोड क्या है? नेगेटिव है, तो डेल्टा जी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब अगर आपको क्लास 11th का थर्मोडायनेमिक्स याद है तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है, तो जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हमें यहां से क्या पता चल रहा है? हमें यहां से ये पता चल रहा है कि 2+ से कॉपर में जाना पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड रखता हूँ, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोड रख दिया, इसमें जो Cu2+ आयन है, ये Cu2+ आयन इस इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे कॉपर की फॉर्म में। ठीक है, ये हमें ये बता रहा है कि Cu2+ से Cu फॉर्म होना इजी है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर वैल्यू है तो डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, मतलब ये जो कन्वर्जन है ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कन्वर्जन इजीली हो जाएगा तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये अपना क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। और अपना रिडक्शन करेगा तो अदर का क्या करेगा? दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। और अगर दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो ये क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या आपको बात ये समझ में आई? मैंने जो बताया क्या, कि अगर हमारे पास एक फॉर्मूला है डेल्टा जी इजकल टू NFE, अगर E सेल पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी नेगेटिव, मतलब रिएक्शन होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और अगर E की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब अगर कॉपर 2+ से कॉपर जाना है तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब ये जो रिएक्शन है ये होगी, ये अपने आप होगी। अगर ये अपने आप होगी तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी तो 2+ से कॉपर स्टेट में जाएगा। ये अब आपको अगर नहीं पता ये चीज़ तो आपने फिर तो केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है शुरू से। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब जब ये इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अपना तो रिडक्शन कराएगा, सेल्फ क्या करेगा? सेल्फ का रिडक्शन करेगा। और अदर का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। अगर ये अदर का ऑक्सीडेशन करेगा तो ये कैसे काम करेगा? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है जिंक 2+ से जिंक जाने का, वो नेगेटिव होता है। अब इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे E नेगेटिव है तो डेल्टा जी बताओ मेरे को क्या होगा? डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? कि ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर ये रिएक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? होगा ये कि जब आप एक कंटेनर में
एक कॉपर की जिंक की रॉड डालोगे, जिंक की रॉड डालोगे और यहाँ पे आपने कोई सॉल्यूशन लिया जिसमें जिंक 2+ प्रेजेंट है, तो ये इस पे डिपॉजिट नहीं होगा। इसके बदले में फिर क्या होगा, इसके बदले में ये होगा कि ये जो जिंक है ये यहाँ पे डिसॉल्व होगा और जिंक 2+ बनाएगा। यहाँ पे ये है इसका मतलब। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, मैं ऐसे ले लूँ कुछ AZN से Zn2+, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये चीज़ उल्टी हुई तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो गई। अगर ये पॉजिटिव तो डेल्टा जी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। डेल्टा जी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। डेल्टा जी नेगेटिव आ गया मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा, होगा ये अपने आप होना चाहेगा क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो ये एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कोई सामने वाला गेन करेगा, सामने वाला जो गेन करेगा उसका रिडक्शन होगा, तो ये एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस होता है और ये हमें बहुत सारी चीजें समझा देता है। तो आप इसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देख के बता सकते हो कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसके लिए ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये प्रोसेस नहीं, अगर ये पॉजिटिव है तो ये प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस कैसा होगा, ये होगा स्पॉन्टेनियस होगा। ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो अगर आप किसी कॉपर को जब आप किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको ये 10th का फंडामेंटल बेसिक रूल है कि अगर आप किसी मेटल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो मेटल का सॉल्ट बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन यहाँ पे जब कॉपर को आप H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हो तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए इस एसिड में से तो प्रोटॉन आ जाएगा, H+ आ जाएगा। अब अगर हाइड्रोजन गैस बनानी है तो इसको इलेक्ट्रॉन भी चाहिए होंगे, वो इलेक्ट्रॉन कॉपर देता, लेकिन कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। यहाँ से देखो, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। ड्यू टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट इज इनेबल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में कि वाई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर पे एक्सेप्शनली पॉजिटिव। इसका आंसर क्या होता है? देखिए, कॉपर, अगर आप बात करो कॉपर से 2+ पे जाने की, तो आप पहले कॉपर +1 पे जाओगे और फिर वहां से कॉपर 2+ में जाओगे। तो यहाँ पे एक आयनाइजेशन एनर्जी 1 लगेगी, यहाँ पे एक आयनाइजेशन एनर्जी 2 लगेगी। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी का जो सम होता है, जो टोटल सम होता है, वो हाइड्रेशन एनर्जी से बहुत ज़्यादा आ जाता है। और हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा होने की वजह से जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इसको यहाँ पे स्टेबल नहीं कर पाएगी, इसलिए इनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आता है ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। एंड यहाँ पे हम सम की बात कर रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअली सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी 2 देखोगे तो उसको तो हाइड्रेशन एनर्जी ओवरकम कर देती है, लेकिन जब आप टोटल देखोगे तो टोटली ये उसको ओवरकम नहीं कर पाती है। अब देखिए, एक और बढ़िया सवाल जो हर साल पूछा जाता है, मतलब मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, इसको मार्क कर लीजिएगा, पेपर में आने वाला है आपके। वाई क्रोमियम 2+ इज रिड्यूसिंग एंड मैग्नीशियम 3+ इज ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव D4 कन्फिग्रेशन। अगर आप क्रोमियम 2+ की कन्फिग्रेशन निकालोगे तो वो होता है 4s0 3d4, और जब आप मैग्नीज 3+ की कन्फिग्रेशन निकालोगे वो भी होता है 4s0 3d4। तो दोनों के डी में 4-4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग है, वहीं मैग्नीज 3+ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर हमें देना है। तो इसका आंसर क्या है? देखिए, क्रोमियम 2+ जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d4 होती है, 3d4 होती है। जब मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देता हूँ तो क्रोमियम +3 में आ जाएगा, और +3 में आ जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 3d3। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं
ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये एक कॉन्सेप्ट होता है डी स्प्लिटिंग का, ठीक है, जो आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे। तो उस टाइम पे इन तीन इलेक्ट्रॉन को T2G में भरा जाता है, और T2G क्योंकि वहाँ पे हाफ फिल्ड हो जाते हैं इसलिए उनकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है क्रोमियम 3+ से क्रोमियम 2+ पे जाने का, वो नेगेटिव होता है। वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि Cr2+ से Cr3+ जाने के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर मैंने इसको उल्टा करा तो यहाँ पे साइन भी क्या हो जाएगा? उल्टा। मतलब ये 2+ से 3+ जाने के लिए राजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये 2+ से 3+ में ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मैग्नीज की, तो मैग्नीज में भी D4 है। अब अगर ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो मैग्नीज 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैग्नीज 2+ में जो कन्फिग्रेशन है वो D5 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। अब आप में से कुछ बोल रहे होंगे कि ये +4 में क्यों नहीं गया? +4 में भी तो जा सकता है। तो ये +4 में इसलिए नहीं गया क्योंकि फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप बोल रहे होगे फिर हमने यहाँ पे क्यों निकाल दिया? क्योंकि यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि T2G हाफ फील्ड होता है तो वो इजीली निकल जाता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती। इसलिए आप देखो कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपका मैग्नीज 3+ से मैग्नीज 2+ में जाने के लिए, वो क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव से क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं और ऐसा कर दूं कि Mn2+ से Mn3+, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये 2+ से 3+ में नहीं जाना चाहेगा। तो कहाँ जाना चाहेगा? 3+ से 2+ में। तो इसलिए ये 3+ से 2+ में गया। ठीक है, ये चीज़ें हम कैसे डिस्कस कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें इनके साइन का मतलब पता है कि साइन का मतलब क्या है। तो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पहले सिखाया। अब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं मेटल 3+ से मेटल 2+ जाने पे। तो देखिए, क्रोमियम 3+ से 2+ जाने के लिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाता है। आयरन के लिए ये पॉजिटिव होता है, मैग्नीज के लिए पॉजिटिव होता है, कोबाल्ट के लिए पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछ ले कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो क्या आप इसका आंसर कर सकते हो? एक बार आप वीडियो को पॉज करो और जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उससे आंसर करने की कोशिश करो। तो आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। देखिए, अगर बात करूं मैं क्रोमियम की, तो क्रोमियम 3+ से 2+ में क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा G क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर डेल्टा G पॉजिटिव आएगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा। तो ये अगर ये प्रोसेस नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है? ये ऐसे होगा प्रोसेस, क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ बनेगा। मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कोई गेन करेगा, तो ये एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बाकी सारे के सारे एक्ट करेंगे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एक्ट करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेंगे। अब इनमें से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? तो अगर पेपर में ऐसा कोई सवाल बनता है तो उसके लिए वो आपको वैल्यू देगा। अगर मैं एनसीईआरटी की बुक से आपको वैल्यू बताऊं तो आयरन के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 0.77। मैग्नीज के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है +1.57, और आपका कोबाल्ट के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 1.97। ये सारी वैल्यू किस में है? पॉजिटिव में है। तो अगर पॉजिटिव में है तो ये सब तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। अब डेल्टा G किसका ज़्यादा नेगेटिव होगा? जिसका ये वैल्यू पॉजिटिव में ज़्यादा बड़ा होगा। तो कोबाल्ट का ज़्यादा बड़ा है तो ये स्ट्रॉन्ग आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बाद मैग्नीज और इसके बाद आयरन। ठीक है, तो यही ऑर्डर देखिए नीचे भी लिखा हुआ है। तो आई होप आप इस तरीके से सारे आंसर दे सकते हो। अब सो अब देखिए, कुछ एनसीईआरटी में पॉइंट मेंशन है
उसके पीछे का रीजन देख लीजिए, डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या दिया है कि स्कैंडियम 3+ से स्कैंडियम 2 जाने के लिए लो वैल्यू चाहिए। लो वैल्यू का मतलब है ज़्यादा नेगेटिव। ज़्यादा नेगेटिव चाहिए तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा जी जो है पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा ये पॉजिटिव होगा, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम 3+ में नोबल गैस कन्फिग्रेशन रखता है, तो इसीलिए वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन से अपना जो इलेक्ट्रॉन है, ना वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और ना ही वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। ठीक है। सेकंड, जिंक 3+ से जिंक 2+ जाने के लिए वैल्यू हाई है। वैल्यू हाई है का मतलब क्या है, या तो वैल्यू पॉजिटिव है या फिर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में बहुत कम नेगेटिव है। बहुत कम नेगेटिव जैसे कि 0, अगर मान लीजिए एक बेस है तो 0 माइनस में 1 माइनस में 2 ऐसे कुछ है। ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि जिंक 3+ से जिंक 2+ में जाना चाहेगा, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर पॉजिटिव आएगी तो E0 सेल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब ये रिएक्शन अपने आप होगी। अब ये रिएक्शन अपने आप होगी, इसके पीछे का आप रीज़न क्यों दे सकते हो? रीज़न ये है कि जिंक 2+ में फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल लगता है, इसीलिए ये जिंक 3+ से जिंक 2+ में जाना चाहेगा। ठीक है। मैग्नीज के लिए देख लो, मैंने अभी वैसे आपको समझा ही दिया है कि मैग्नीज 3+ से मैग्नीज 2+ में जाएगा क्योंकि उसका D5 हाफ फिल्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका D5 हाफ फिल्ड हो जाएगा। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख लिया। वहीं अगर आप बात करोगे आयरन 3+ से आयरन 2+ में जो वैल्यू होती है वो कंपैरेटिवली लो होती है। कंपैरेटिवली लो होने का मतलब है ना तो ये ज़्यादा पॉजिटिव ही होती है और ना ही ज़्यादा नेगेटिव होती है, उसके बीच का आसपास का कुछ होती है। जैसे अभी हमने देखा 0.7 होती है प्लस का। ठीक है। तो ये +1 भी नहीं है, तो यहाँ पे उतना हो जाता है कि ये दोनों स्टेट में एक्सचेंज हो जाए, तो उतना होता है। लेकिन अगर आपको रीज़न पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, या पॉजिटिव तो आ रही है लेकिन कम पॉजिटिव आ रही है, कंपैरेटिवली लो है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आयरन के लिए अगर हम बात करें तो D5 में स्टेबल कन्फिग्रेशन देखने को मिलेगा आयरन +3 के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैनेडियम 3+ से वैनेडियम 2+ में। तो यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है, वैनेडियम 2+ में जो T2G होता है वो हाफ फिल्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन लगता है, इसलिए इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली लो होती है। तो ये कुछ रीज़न है जो आपको दिए गए हैं एनसीईआरटी में। डायरेक्ट रीज़न आपको क्या कर लेने हैं, लर्न कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वो ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हमारी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है, अब हम इनके कंपाउंड्स पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।